प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजयपाल सिंह राजकीय इंटर कॉलेज बदायूं से। विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं और इस सामाजिक विज्ञान विषय में हम लोगों ने भूगोल विषय को प्रारंभ किया था। इस भूगोल विषय में पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 हम पहले ही समाप्त कर चुके थे और पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन प्रारंभ किया था। तो इस वन एवं वन्य जीव संसाधन वाले पाठ में हम लोगों ने समझा था कि हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के वन, जीव जंतु है ना, उनकी बहुत सारी प्रजातियाँ, किस तरीके की हमारी जैव विविधता यहाँ पर हमारे देश में पाई जाती है और कौन कौन सी जातियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं, मतलब धीमे धीमे ख़त्म हो रही हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो जो लास्ट हमने पढ़ा था उसमें था कि सब विलुप्त होने वाली जो जातियाँ थीं जीव जंतुओं की, उसमें था सामान्य जातियाँ और दूसरा था संकटग्रस्त जातियाँ। उसके बाद अगली जो है वो है सुभेद जातियाँ। तो चलिए आइए आज समझते हैं आगे की जातियों के बारे में। सुभेद जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है, मतलब इनकी संख्या लगातार घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। मतलब ये क्या है, ये जातियाँ भी धीमे धीमे घट रही हैं और इनको जो घटाने वाली जो परिस्थितियाँ हैं, जो चीज़ इनको घटने में प्रभावित कर रही हैं, अगर उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया तो क्या ये धीमे धीमे ये विलुप्त हो जाएंगी और किस में पहुँच जाएंगी, ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में ये शामिल हो जाएंगी। जैसे क्या है, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के इसके उदाहरण हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं, ये आप देख रहे होंगे कि इन सब चीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल आकर्षित है ही नहीं। अगली है दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है। मतलब इनकी संख्या कैसी है, या तो बहुत कम है या सुभेद मतलब इनकी संख्या घट रही है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। ठीक है, अगली हैं स्थानिक जातियां। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। मतलब स्थानिक जातियाँ मतलब कोई एक विशेष स्थान पर जो पाई जाती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं अंडमानी टील, मतलब ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगली है लुप्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। मतलब ये वे जातियाँ हैं जिन इनके रहने, मतलब ये यहाँ जहाँ कहीं रहती हैं तो वहाँ जाके देखा गया, खोजा गया तो वहाँ पर क्या हुई, ये बिल्कुल अनुपस्थित, वहाँ पर थी नहीं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। मतलब ये जातियाँ जो हैं, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये क्या हुआ, बिल्कुल विलुप्त हो गई, ये कहीं देखने को अब नहीं मिल रही हैं। एशियाई चीता कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता, मतलब सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता, आप जानते हैं सबसे तेज भागने वाला मतलब जानवर है चीता। बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य, मतलब चीता होता है वो बिल्ली परिवार का, मतलब बिल्ली की ही एक प्रजाति होती है। बिल्ली भी हमारी क्या है, एक चीते की प्रजाति है अगर देखा जाए तो, है ना। तो बिल्ली के परिवार की एकदम विशिष्ट प्रजाति का ये है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है।
लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीता अलग है और तेंदुआ अलग है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीर नुमा निशान हैं। मतलब जैसे बिल्ली के देखे निशान, इस तरीके से, मतलब मुंह से लेकर बस इस तरीके के जो निशान होते हैं ऐसे, ये मतलब ये क्या है, इस तरीके के उसमें मतलब इसकी पहचान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे। 20वीं शताब्दी से पहले, मतलब 20वीं शताब्दी से पहले ये चीते, एशियाई चीते कहाँ थे, अफ्रीका महाद्वीप में भी थे और एशिया में भी थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। परंतु इनके आवासीय क्षेत्र, मतलब ये एशियाई चीता जो थे, उनको उनके रहने का अनुकूल स्थान उनको नहीं मिल पा रहा था, और उनके शिकार की उपलब्धता, मतलब उनको खाने पीने को, मतलब जो चीज़ वो खाना पीना चाहते हैं वो चीज़ भी उनको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, इसलिए धीमे धीमे ये उनको वहाँ पर लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। मतलब भारत देश में एशियाई चीता को 1952 में ही क्या कर दिया था कि एशियाई चीता बिल्कुल हमारे यहाँ से लुप्त हो गए। यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। मतलब यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे, हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम प्रकृति का जो संसाधन है, प्रकृति ने जो चीज़ हमको दी है, उसमें मानव ने किस तरह से परिवर्तन कर दिया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से ही प्राप्त होता है। मतलब हम जो अपने दैनिक जीवन में यूज करने वाली, प्रयोग करने वाली चीज़ें हैं, वो कहाँ से प्राप्त होती हैं? कह रहा है प्रत्यक्ष और परोक्ष, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से प्राप्त होती हैं? इन वन और वन्य जीव। मतलब लकड़ी से आप कोई भी चीज़ ले लें, वो कहाँ से है? लगभग वन और वन्य जीव से ही हमें प्राप्त होती है। इसीलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। मतलब हम अपनी प्रयोग की चीज़ें बनाने के लिए किसी भी हद तक वनों को और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम उनको प्रयोग करके अपने लाभदायक चीज़ों को बनाते हैं। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य वानिकी और खनन प्रक्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। मतलब भारत में जो वनों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो किससे? रेलवे लाइन से। कृषि व्यवसाय, बहुत सारी जो फैक्ट्रियाँ खुली हैं। वाणिज्य वानिकी का मतलब आप समझ रहे होंगे, इससे जो लगाए जाते हैं, पेड़ जो लगाए जाते हैं, जो व्यवसाय के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, वो क्या है? वाणिज्य वानिकी। और खनन मतलब खुदाई जो होती है, इन सब क्रियाओं ने वनों को हमारे यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। भारत में एक वन सर्वेक्षण हुआ था, कब? एक 1951 में और दूसरा 1980 के बीच में एक वन सर्वेक्षण हुआ। उसमें क्या हुआ, क्या बताया गया? 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित किया गया। मतलब इतने क्षेत्र को पहले वन थे, और इतने टाइम से, मतलब 30 साल के पीरियड में लगभग इतने क्षेत्र को, 26,200 वर्ग किलोमीटर को जो वन थे, उनको काट के क्या कर दिया? वहाँ पर खेती किसानी करने लगे। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी झूम खेती अथवा स्लैश
और वन्य खेती के चलते वनों की कटाई का निम्नीकरण हुआ है। हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। मतलब जो वनों का व्यवसायीकरण हुआ, क्या होता है कि आज के टाइम पे जो वन या पेड़ लगाए जाते हैं उनको क्या लाभ कमाने के लिए सिर्फ 1-2 साल में जल्दी जल्दी बड़े हो जाए और उनको बेचा जाए और उनसे पैसा कमाया जाए, इस तरीके के वन हमारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। ये बहुत ही नुकसानदायक है। वो क्या हुआ, 1 साल में लगाए गए वो ख़त्म हो गए। इसकी तुलना में जो और पेड़ थे जो सालों साल चलने वाले थे, उनकी प्रजातियों को धीमे धीमे ख़त्म हो गया। मतलब उनको लोग लगा ही नहीं रहे हैं। जो व्यवसाय वाले पेड़ पौधे हैं उनको लगा रहे हैं और जो मतलब लंबे समय तक पेड़ पौधे रहने वाले हैं उनको नहीं लगाया जा रहे, इसलिए वो धीमे धीमे क्या हो रहा है, लुप्त हो रहे हैं। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलती हैं, जैसे नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो वहाँ क्या है, अगर कोई नदी निकल रही है तो जो रास्ते में वन है या कोई विशेष परियोजना है तो वहाँ पर वनों को काट दिया जाता है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और क्या है, ये जो काम हैं जो पीछे किए गए हैं वो आज भी जारी हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम अब बंद हो गए, वनों की कटाई आज भी जारी है। और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश में इतना बड़ा क्षेत्रफल वन क्षेत्र में क्या होगा, नर्मदा सागर एक परियोजना वहाँ पर चलाई जा रही है, इसके पूर्ण हो जाने पर क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। मतलब पश्चिम बंगाल में क्या है, बंगाल टाइगर रिजर्व, वो बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियां, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल हैं, कि आवागमन मार्ग को बाधित किया है। मतलब एक क्या चल रहा है, एक डोलोमाइट खनन किया जा रहा है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है, मतलब यहाँ पर जीव जंतु जहाँ पर रहते हैं उनके आवास को, जो माहौल है उनका रहने का, उसको ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद मतलब जो पर्यावरण के बारे में मतलब बताते हैं, खोज करते हैं और उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। बताते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। मतलब अति पशु चारण हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, संसाधन के लिए है, और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई, ये क्या है, ये भी वनों को नुकसान के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियों काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। मतलब वो कह रहे हैं कि जो चारा है, पशु चारा है, और लकड़ी की जो ईंधन की लकड़ी प्रयोग की जाती है, वो पूरा पेड़ काट के न की जाती है, बल्कि उन पेड़ों की छोटी छोटी टहनियों को काटा जाता है, उनसे ये ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों
वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और जो मैंने आज पढ़ाया है और जो मैंने कल पढ़ाया था, इस अब तक इस दूसरे पाठ से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दूंगा। तो वो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को इसमें पढ़ के मैंने पढ़ाया है, समझाया आप लोगों को, और उन क्वेश्चन आंसरों को आप दोबारा से पढ़ेंगे। इसी में उन जो मैंने अब तक पढ़ाया है इसमें ही उनके आंसर मिलेंगे, तो आपको वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।